गुड इवनिंग बच्चों। नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। नववर्ष बहुत अच्छा बीता होगा। कल 1 जनवरी था, आप लोग बहुत अच्छा से बिताए होंगे, सुकून से इस नववर्ष का स्वागत किए होंगे और आप में अब ऐसा कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये नववर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय होने जा रहा है, क्योंकि बस 1 महीने का समय है। 1 महीने के बाद फिर तो सुकून से कुछ दिनों का सुकून मिलेगा। उसके बाद तो फिर आपको अपना ज़िंदगी का लक्ष्य भी तय करना है। तो यह जो 2023 वाला साल है आपके लिए बहुत ही कीमती समय है और यह 2023 हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए सफल, सुखद हो। और इसी कामना के साथ हम यह भी जान रहे हैं इस साल जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा बेहतरीन से भी बेहतरीन आएगा, ज़बरदस्त आएगा। जो हमारा आशा रहता है उससे भी कुछ अधिक ही आएगा। इस बार हमको लगता है कि हमारा कई रिकॉर्ड टूट जाएगा हमारे इंस्टीट्यूशन का, और हमारे जो नए सदस्य जुड़े हैं वह तो और सोने पे सुहागा कर देगा, ये हमको आशा है। बस इसी मनोकामना को हम चाह रहे कि पूरा हो जाए। यदि कोई शक्ति है इस प्रकृति को चलाने वाले तो वह आपके मेहनत को देख रहे हैं और ये मेहनत कभी विफल नहीं जाता है। आप में इतना भावना आ गया, इतनी क्षमता आ गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो 12th एग्ज़ाम तो आपके लिए एक फॉर्मल एग्ज़ाम है। ये बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है, क्योंकि यहीं से आपका लाइफ तय होगा। लेकिन इसके बाद आपका जो पल आएगा वो ज़िंदगी को तय करेगा। इसलिए सबसे पहला ये बॉर्डर आपको पार कर लेना है और टेंशन फ्री हो जाइए। माइंड को मेकअप कर लीजिए कि हमको एग्ज़ाम देना है। बस अब एग्ज़ाम का भूत सवार नहीं होना है, उतार दीजिए एग्ज़ाम का भूत, क्योंकि आप तैयार हैं। अब एग्ज़ाम का भूत सवार नहीं होना है, बल्कि एक माइंड को रिलैक्स करते हुए कि हमारा एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम को दे देना नॉर्मल वे में। और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। हम लोगों की तैयारी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो रिवाइज करेंगे ना। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक रिवाइज कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करें, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। बीच में हम 2 दिन नहीं थे, जिसके कारण आपको हम प्रीमियर में बहुत पुराना वीडियो दे दिए थे कि ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। इसमें हमारा कोई सेंस नहीं था कि आपको हम डिस्टर्ब करें। डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, बात तो वही था, ये था कि कंटिन्यूटी बना रहे। इसी सेंस से हम आपका क्लास रेगुलर रखे थे। और ये टाइम तो आपका ऑब्जेक्टिव का टाइम है, तो ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। और ऑफलाइन क्लास जो है 5 जनवरी से आप लोगों का होगा। 3 से 4 जो ऑफलाइन आते थे ऑफलाइन आएंगे, ऑनलाइन जो ऐप पर चलता था सब्जेक्टिव क्लास वो चलेगा। अब हम क्यों ना आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट रिवाइज कराएं। जब हमारा कोर्स टाइम से पहले हो गया, हम रिवीजन कर चुके हैं, तो हम लोग तब जुआ ही ना खेलेंगे। मतलब जुआ समझ रहे हैं, मतलब कि अब तो इम्पॉर्टेंट ही ना रिवीजन करेंगे। अब यदि हम लोग कंप्लीट रिवीजन 1 महीने के अंदर करेंगे तो फिर क्या क्या दिमाग में रखेंगे। हम लोग का तो सब तैयार है, सिर्फ अब हम लोगों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। कई फेज में रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट हो चुका था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जनरल प्रिंसिपल फॉर आइसोल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको मेटलर्जी भी कहते हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर ले। इस चैप्टर से रिलेटेड यदि ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी में से घुमा फिरा कर आता है। इसी में से ये जो 40-45 क्वेश्चन का सेट है इसी में से आता है। इसी को घुमा घुमा करके बदल बदल के कई रूपों में पूछता है, लेकिन क्वेश्चन इसी से रहता है। ठीक है, तो आपको इसको ढंग से स्टडी कर लेना है। और आज थोड़ा सा हम बाहर थे, पिछले 2-3 दिन से हम थोड़ा सा कुछ विशेष काम में फंसे हुए हैं, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है। हम नहीं चाह रहे कि आपका समय व्यर्थ हो, इसलिए हमको आना पड़ा 2 कारण से। एक, हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र में से हैं, तो वो बेचारे बीमार हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी हमको आना पड़ा। और प्लस आपके लिए भी, क्योंकि हम सोचे कि हम अभी 2-3 दिन और हम नहीं हैं, क्योंकि हमारा फाइनल वर्क नहीं हुआ है। तो इसलिए तो 4 तारीख तक हम अवेलेबल हो जाएंगे, तो 5 तारीख से आपके साथ हम कंटिन्यू बने रहेंगे। लेकिन रात का ऑब्जेक्टिव सेशन तब तक डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम सोचे कि नहीं, आ करके आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दे। इसमें आपको फीलिंग
रिकॉर्डिंग का नहीं होगा, आपको फीलिंग लाइव क्लास का होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लास का फीलिंग। 1 मिनट इंतजार करिएगा, सॉरी। तो बिल्कुल फीलिंग होगा आपको लाइव क्लास का। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास करिए और जैसे चैट में जवाब देते हैं वैसे देते जाइएगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, उसी मोड में आप जवाब देते चलिए, बाजी मारते चलिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास की शुरुआत करें। रेडी है सब कोई? वेरी गुड। अभी हम चैट नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आशा रखते हैं कि आप लोग सब जवाब देंगे। यस सर, रेडी है, तैयार है, तैयार है, वेरी गुड। चलिए, तो आज न्यू ईयर का फर्स्ट सेशन क्लास शुरू हो रहा है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी में से। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत ये रहा, देखा जाए। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड, प्रगलन जानते हैं स्मेल्टिंग, के अपचयन में प्रयुक्त होता है। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। कोई भी धातु का ऑक्साइड है, कोई धातु का ऑक्साइड है, उससे हमको धातु प्राप्त करना है, तो इसमें हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आप जानते हैं कार्बन द्वारा कोई भी धातु के ऑक्साइड का अवकरण ही कहलाता है प्रगलन। धातु के ऑक्साइड का अवकरण माने धातु के ऑक्साइड को धातु में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं, वही कहलाता है प्रगलन। या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके मुक्त हो जाएगा और धातु प्राप्त हो जाएगा। ये पढ़े हुए आप। तो यानी आंसर क्या हो गया भैया? आंसर क्या हो गया? आप लोग जवाब दे सकते हैं, दे दीजिए, जल्दी 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 जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो गया? कार्बन। बहुत अच्छा, चलिए, वेरी गुड। नए बच्चे जो भी ऐप पर जुड़ना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे बच्चे को जोड़ चुके हैं, और जो जुड़ चुके हैं उनको लगता है ऐप ऑपरेट करने नहीं आता है। ऐप जब ओपन करेंगे तो नीचे में तीसरा नंबर पर सब्सक्रिप्शन है, उसको टच करिए। उसके बाद एक आपको आएगा लाइव क्लास का वो थंबनेल, उसको टच करिए। उसको टच करिएगा तो सब वीडियो पढ़ाया हुआ निकल जाएगा, जितना अभी तक थ्योरी पढ़ाए हैं। लेकिन जो नए मेंबर पिछले 2-3 दिन से लगभग हमको लगता है 29 या 30 तारीख के आसपास से जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, हम हैं नहीं यहाँ, आज भर के लिए हम आए हुए थे आपका वीडियो रिकॉर्ड करने और कुछ विशेष बात से, तो इसलिए तो हम आने के बाद 5 तारीख को जोड़ देंगे। सब आप पीछे का स्टडी कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, चिंता नहीं करिएगा, ठीक है, सब कर देंगे, आप चिंता नहीं करिए, सब हम लोगों का तैयार है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आइए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, हट गए, चलिए स्क्रीनशॉट। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व, जल्दी से जवाब दीजिए। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। सॉरी बच्चों, क्लास डिस्टर्ब हुआ, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग तब तक में आंसर भी दे चुके होंगे। आंसर क्या होगा? बोलिए, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तत्व है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। देखिए, लोहा है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम, सब धातु है। धातु में तो आप जानते हैं कि देखिए, सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद यदि दूसरा कोई स्थान रखता है तो वो सिलिकॉन नहीं, तब धातु में पहला स्थान और ऐसे तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन में न तो ऑक्सीजन है न सिलिकॉन है, तो हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन को सोच के जवाब देना है, यहाँ एल्युमिनियम हो जाएगा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट इसको खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हो गया होगा, चलिए वेरी गुड। आइए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये जवाब आप लोग पहले दीजिएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, कभी ऐसे भी पूछ सकता है भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, या भार के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट इज। बता दीजिए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, Fe। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से।
वेरी गुड। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अभी चर्चा भी हुई थी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में 46% पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में। दूसरा स्थान है सिलिकॉन का, तीसरा स्थान है एल्युमिनियम का, है ना। तो सबसे अधिक मात्रा में यदि पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी में। ठीक है, चलें नेक्स्ट की ओर। एकदम इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, बस खाली थोड़ा सा सोचना है और कुछ नहीं है। चलें, दूसरा स्थान बोलता तब सिलिकॉन, तीसरा में आ जाता है एल्युमिनियम, और धातु में पहला स्थान एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से ले लीजिए। इसी में से घुमाकर पूछता है, ये लीजिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनेबार है, सिनेबार इज HGS, PbS, SnO2, PbCO3। एकदम हमको आशा है कि तुरंत जवाब आप लोग दीजिएगा, फटाफट फटाफट। वाह वाह, शाबाश, एकदम ठीक जवाब आ रहा है, जबरदस्त। चलिए वेरी गुड, ये तो एकदम सबके मुंह पर आंसर है, वेरी गुड, HGS। ठीक है, चले नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन तो तुरंत तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है, द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलोमाइट, नन ऑफ दीज। जवाब दीजिए, एल्युमिनियम का ओर कौन है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलोमाइट, नन ऑफ दीज। क्या जवाब देंगे? जल्दी दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वाह, चलिए ठीक है, मैक्सिमम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, 100% बच्चे का जवाब सही आ रहा है, बॉक्साइट। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हमको हटना पड़ता है इसलिए कि थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ये सब कोई क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग तुरंत जवाब दे दोगे। Which one of the following metal is found in free state in nature? बता दीजिए कौन सा? सोडियम, आयरन, जिंक, गोल्ड। गोल्ड मैंने जानते हैं, सोडियम मतलब सोडियम ही होता है, सब तो सब समझ रहे हैं। आयरन मैंने लोहा, गोल्ड मैंने सोना। आप बता दीजिए। कहीं भी गाड़ दीजिए, मिट्टी के अंदर गाड़ के छोड़ दीजिए ना, क्योंकि फिर भी खराब नहीं होता है, ना जंक लगता है ना कुछ होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? गोल्ड। या तो भाई सब समझ रहे हैं, कहीं छुपा के रख दीजिए, चोरी भी नहीं होने का डर रहेगा, बाद में निकालिएगा उतना ही रहेगा। तो चलिए गोल्ड, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। चलिए बस, वाह। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, केसिटेराइट अयस्क है, जल्दी से जवाब दीजिए। केसिटेराइट किसका अयस्क है? जल्दी से जवाब दीजिए, केसिटेराइट किसका अयस्क है? मैंगनीज, निकेल, एंटीमनी, टीन। मैंगनीज, निकेल, एंटीमनी, टीन। चलिए चलिए चलिए, कुछ बच्चा एंटीमनी दे रहे हैं, कुछ बच्चा एंटीमनी जवाब दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग सोचिएगा सर कैसे आप देख रहे हैं, हम भी समझ सकते हैं ना कि हमारे बच्चे में से कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। चलिए, वाह, मैंगनीज भी नहीं है भैया, मैंगनीज भी नहीं है। देखिए ध्यान से, टीन 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 है ना, टीन। केसिटेराइट होता है, केसिटेराइट होता है, SnO2 को कहा जाता है केसिटेराइट। ठीक है, स्टेनिक ऑक्साइड जानते हैं ना, स्टेनिक ऑक्साइड है केसिटेराइट। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चला जाए नेक्स्ट। व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजेन? कार्बोजेन किसका मिश्रण है? व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजेन? कार्बोजेन किसका मिश्रण है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भैया ये कार्बोजेन। कार्बोजेन को हम लोग कैंसर के इलाज में यूज करते हैं। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस मिक्सचर को यूज करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, वेरी गुड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को कहा जाता है कार्बोजेन, कार्बोजेन। ठीक है, सबसे पहले तो कार्बन होना ही चाहिए, कार्बो शब्द लगाए तो कहीं भी कार्बन नहीं है, इसे भी समझ सकते हैं, लेकिन कार्बन वाला है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण है वो कार्बोजेन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं,
द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, दीजिए जवाब। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, जवाब दीजिए। फ्लस्क, गैंग, स्लैग, एलॉय। फ्लस्क, 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 फ्लस्क को फ्लस्क ही कहते हैं शायद, फ्लस्क, फ्लस्क। गैंग को हम लोग अधात्री भी कहते हैं, ठीक है, गैंग भी कहते हैं, अधात्री भी। स्लैग मीन्स धातुमल, धातुमल, और एलॉय मीन्स मिश्र धातु। ऐसे भी एग्जाम में ऑप्शन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहता है, देख आपको जरूरत पड़ेगा इंग्लिश का, हिंदी टर्म में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी कुछ और दे देता है। तो चलिए, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को तो आप जानते हैं गैंग कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, लगभग बच्चे का सही आया जवाब, वाह बहुत अच्छा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, चलिए वेरी गुड। भैया आप फ्लस्क लिख रहे हैं, एक दो बच्चे फ्लस्क लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, गैंग, गैंग। चलिए, नहीं लिखे हैं क्या, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट की ओर चलें। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट कंटेन्स एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और कैल्शियम। डोलोमाइट, डोलोमाइट बताइए, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट। मैग्नीशियम का अयस्क, वेरी गुड, मैग्नीशियम का अयस्क, डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और CaCO3, ऐसे ये दोनों के लिए आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये मैग्नीशियम का अयस्क है, मुख्य रूप से ये किसका है। यदि बोल देता मैग्नीशियम कैल्शियम तब हम लोग दे देते मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम लोग मैग्नीशियम का अयस्क के गिनती में रखते हैं, मैग्नीशियम के अयस्क के गिनती में रखते हैं। यदि एक ऑप्शन रहता मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वो तब हम लोग मार सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से मैग्नीशियम के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला लिख दिया, दिमाग में रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलें। आई, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है, एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, नन ऑफ दिज। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है, तत्व बोल रहा है, यौगिक के रूप में सोडियम तो बहुत प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में नहीं बोल रहा है, तत्व बोल रहा है, तत्व। देखिए नमक प्रचुर मात्रा में है सोडियम क्लोराइड के रूप में, लेकिन तत्व के रूप में नहीं है। नमक में सोडियम जो है प्रचुर मात्रा में सोडियम क्लोराइड के रूप में, नमक के रूप में, नमक में सोडियम क्लोराइड मौजूद है, और सोडियम नमक का फॉर्मूला है सोडियम, उसमें सोडियम प्रचुर मात्रा में, उसका क्लोरीन भी है, लेकिन यहां पर ये यौगिक के रूप में हमको बोल रहा है, किस रूप में, तत्व के रूप में। तो तत्व के रूप में कौन है, आयोडीन, 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 वेरी गुड। चले नेक्स्ट की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए जवाब। कॉपर पायराइट का सूत्र है, ये तो बहुत हल्का है, द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो कॉपर पायराइट का क्या सूत्र है, जल्दी जवाब दीजिए, हम इधर आ जाते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज, जल्दी जवाब दीजिए, वाह शाबाश, एकदम ठीक जवाब आ रहा है, ठीक जवाब आ रहा है, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। CuFeS2 कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, शाबाश, चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉपर पायराइट जान गए, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए आयरन का मुख्य अयस्क है, चीफ ओर ऑफ आयरन इज, लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, मैग्नेसाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, ऑल। देखिए नियमतः इसमें ऑल मारना चाहिए, सब लोहा का प्रमुख अयस्क है, लोहा का सब प्रमुख अयस्क है, तब ना किसी से भी लोहा धातु निष्कर्षण करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग मार देते हैं हेमेटाइट में, हम लोग हेमेटाइट में मार देते हैं, लेकिन रियल में होना चाहिए ऑल, ठीक है, क्योंकि हम लोग
अयस्क है तो अयस्क से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, तो प्रमुख अयस्क बोल रहे हैं तो हेमेटाइट मार सकते हैं, लेकिन नियमतः ऑल मारना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में ऑल होना चाहिए ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन ऑल होना चाहिए। सब तो प्रमुख अयस्क ही है, तब सभी से हम लोग लोहा धातु का निष्कर्षण करेंगे। चलिए, प्रकृति में ज्यादा मिलता है आपका हेमेटाइट, लेकिन हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट, सीडेराइट सब तो है, मैग्नेसाइट नहीं। और चलिए हेमेटाइट दे दीजिए। ना ऑल ही दीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलें। किसी धातु के अयस्क को अत्यधिक वायु के प्रभाव में, किसी धातु के अयस्क को अत्यधिक वायु के प्रभाव में उसके क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करने के प्रक्रम को कहते हैं। बोल रहा है कि धातु का अयस्क है, उसको अत्यधिक वायु की पर्याप्तता जिसको कहते हैं में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ अ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रोस्टिंग, जारन या भर्जन, स्मेल्टिंग प्रगलन, कैल्सिनेशन निस्तापन, ऑल। बोलिए। जारन या भर्जन में जानते हैं कि अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अलग बात है कि इसमें हम लोग मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का जारन मैंने अथी करते हैं, मैंने वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं गलनांक से कम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। इस मेल्टिंग में तो ऑक्साइड अयस्क के साथ कोक मिलाकर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर तो ये नहीं बोल रहा है कि कोक मिलाने के लिए, सिर्फ वायु के प्रभाव में। कैल्सिनेशन जानते हैं वायु की कम मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो कैल्सिनेशन निस्तापन। तो आंसर क्या होगा? रोस्टिंग। आंसर क्या होगा? रोस्टिंग। ठीक है, चलें नेक्स्ट की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये जानते हैं कि ये मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क के सांद्रण, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट की ओर चलें, ये लीजिए। परिवर्तकी का किसके धातु कर्म में उपयोग किया जाता है? बेसेमराइजेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ, बता दीजिए। बेसेमराइजेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, लोहा, सोना और क्या है? सिल्वर। एल्युमिनियम, लोहा, सोना और सिल्वर, माने गोल्ड और सिल्वर, बता दीजिए। परिवर्तकी बेसेमराइजेशन, बेसेमराइजेशन कहाँ करते हैं हम लोग? एक तो आप लोग जब तांबा का कॉपर पायराइट ओर से जब तांबा धातु का निष्कर्षण करे थे तो वहां पर भी बेसेमराइजेशन किए थे। बेसेमराइजेशन से लोहा ही निकलता है, और ऐसे भी लोहा के लिए हम लोग बेसेमराइजेशन का उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा? लोहा, Fe। आंसर क्या होगा? Fe, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलें। बेसेमराइजेशन याद है, देख लीजिएगा, कॉपर पायराइट से तांबा धातु का निष्कर्षण जब करें वहां भी पढ़े हैं। उसके अलावा हम लोग वहाँ भी पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, हेमेटाइट अयस्क से लोहा धातु के निष्कर्षण में, कॉपर पायराइट अयस्क से तांबा धातु के निष्कर्षण में भी, दोनों जगह पढ़े। चलिए नेक्स्ट। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय, बता दीजिए। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फैन प्लवन विधि, विद्युत अपघटन विधि, जारन या भर्जन, इनमें से कोई नहीं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, बस यही सब क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमको बहुत ज्यादा इतना सारा एक एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव करना है, बस इसी 40-45 को घुमाइए, हो जाएगा। बस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, फैन प्लवन विधि द्वारा हम लोग करते हैं, है ना। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, फैन प्लवन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से जवाब दीजिए। मेलेकाइट अयस्क है। मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ, जल्दी से, आयरन, कॉपर, मरकरी, जिंक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। मेलेकाइट, 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 कॉपर, शाबाश। मेलेकाइट और है कॉपर का,
मेलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का, तांबा का। मेलेकाइट तांबा का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true? All ore are minerals, सभी अयस्क खनिज, सभी अयस्क, यहां पर अगस्क लिखा गया है, अयस्क, यह ध्यान रखिएगा, यहां यो है। सभी अयस्क खनिज है, ठीक है। ऑल मिनरल आर ओर, सभी खनिज अयस्क है। ऑल अल्कली आर नॉट बेस, सभी क्षार भस्म नहीं होते। ऑल ऑफ द एबव, भाई सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट नंबर ही दिख रहा है। ऐसा संभव भी नहीं है कि सभी खनिज अयस्क को, जिस खनिज से आसानी से और कम खर्च में धातु प्राप्त करते हैं उसी को अयस्क कहते हैं। तो अयस्क तो खनिज ही हुआ, अच्छा क्वालिटी का खनिज, तो यानी सभी अयस्क खनिज होता है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, तेजी से खिंचा रहा है ना एकदम। चलिए जल्दी जल्दी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आपका कर देंगे, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? Which one of the following is not an ore of zinc? जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंसाइट, बॉक्साइट। बताइए कौन जिंक का अयस्क नहीं है? ये तो स्पष्ट दिख रहा है, जिंक ब्लेंड भी देखे हैं, कैलामाइन भी देखे हैं, जिंसाइट भी देखे हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? क्या होगा? बॉक्साइट। स्क्रीनशॉट लिए, चले नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड वात्या भट्ठी में अपचयित होता है? Which of the following oxide is reduced in blast furnace? Oxide of iron, oxide of copper, sodium oxide, zinc oxide। लोहे का ऑक्साइड, तांबा का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बोला, इसमें से कौन वात्या भट्ठी में अपचयित होता है, यानी वात्या भट्ठी में उससे ऑक्सीजन हटता है? तो भैया जानते हैं वात्या भट्ठी के बारे में, जरा सा जल्दी से जवाब दीजिए ना। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए जल्दी 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 जल्दी, वाह वाह वाह, तगड़ा जवाब आ रहा है, शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी, वाह। लोहे का ऑक्साइड, वात्या भट्ठी में तो जानते हैं कि लोहा का ही सब काम होना है, लोहे का ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट की ओर चले, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती है कहलाती है? मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त की जाती है क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त की क्या कहलाता है? अयस्क, गैंग, स्लैग, नन ऑफ दीज। और गैंग, स्लैग, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए, वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाता है? अयस्क ना, क्या कहलाएगा? अयस्क। चले नेक्स्ट की ओर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, निम्न गलनांक वाली धातु के साथ मिले हुए उच्च गलनांक वाले अशुद्धियों से धातु को शोधन किया जाता है। निम्न गलनांक वाला धातु है, धातु का गलनांक कम है, ठीक, और उसमें उच्च गलनांक वाला अशुद्धि मिला हुआ है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो निम्न गलनांक वाला धातु है उसको अलग कर ले, साफ कर ले। पढ़े हुए ये सब, जैसे टीन है, लेड है, इन सभी धातुओं का शुद्धिकरण यही विधि से करते हैं, जिसमें क्या होता है, टीन, लेड वगैरह जो होता है उसका गलनांक कम होता है और उसमें मौजूद अशुद्धि का गलनांक अधिक होता है। उस विधि को क्या कहते हैं? लिक्वेशन। लिक्वेशन, उसमें क्या करते हैं, धातु को उसके गलनांक पर गर्म करेंगे, धातु द्रवित हो जाएगा, अशुद्धि द्रवित नहीं होगा तो वह नीचे बैठ जाएगा, द्रवित धातु को अलग कर लेंगे। और टीन और लेड वगैरह जो है, लेड में शीशा, ये सब बहुत ज्यादा महंगा तो है नहीं, जो कि अति शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो हम लोग उस विधि को क्या कहते हैं? लिक्वेशन। लिक्विड में बदल दिया धातु को, अशुद्धि का गलनांक अधिक है, वह लिक्विड में नहीं बदला, वेरी गुड। द्राव गलन या द्रवीकरण एक ही बात है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की ओर चले, नेक्स्ट की ओर चले, चले बच्चों, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक आर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होता है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मैक
आर्थर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, बता दीजिए। मेक आर्थर प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बताइए। सिल्वर धातु का जो हम लोग सिल्वर धातु का जो शुद्धिकरण करते हैं उसके लिए हम लोग कौन सा विधि माने रिडक्शन जो करते हैं, रिडक्शन सिल्वर धातु का जो अवकरण करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिल्वर के लिए हम लोग करते हैं साइनाइड प्रोसेस, याद है। तो वही है मेक आर्थर विधि, वही है मेक आर्थर विधि। साइनाइड प्रोसेस को ही मेक आर्थर विधि कहते हैं। सिल्वर धातु के लिए हम लोग मेक आर्थर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। साइनाइड प्रोसेस पढ़े हैं ना, साइनाइड प्रोसेस पढ़े हैं ना। सिल्वर का और है हॉर्न सिल्वर, इसको हम लोग क्या करते हैं साइनाइड में बदल लेते हैं, सिल्वर साइनाइड में। कुछ याद आया, चलिए सिल्वर साइनाइड में बदल लेते हैं, याद आया क्या, चलिए। और ये जो सिल्वर साइनाइड है इसकी अभिक्रिया हम लोग सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील धातु जिंक से करवा दिए और हमारा सिल्वर प्राप्त हो जाता है साइनाइड प्रोसेस में। तो ये जो है हमारा ये मेक आर्थर प्रोसेस भी कहलाता है, मेक आर्थर प्रोसेस भी कहलाता है, ठीक है। बढ़े, बिल्कुल शॉर्ट में इसको बता दिए साइनाइड प्रोसेस को। कार्नालाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्नालाइट। पहले सोचिए कार्नालाइट है क्या, पहले यह तो सोच लीजिए कार्नालाइट है क्या। जल्दी से, कार्नालाइट है क्या पहले सोच लीजिए। चलिए वेरी गुड, चलिए देखिए कार्नालाइट। अब बता दीजिएगा आप लोग जवाब। यह है कार्नालाइट का फॉर्मूला। अब जवाब दे दीजिए आप लोग, अब आप लोग जवाब दीजिए तो जल्दी से। कार्नालाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है एल्युमिनियम क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरीन, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, पोटासियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो यहां पर हमारा पोटासियम तो नहीं है लेकिन मैग्नीशियम और क्लोरीन दिख रहा है ना, मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ें लीजिए। सोना आसानी से घुल जाता है, बता दीजिए किस में जल्द आसानी से घुल जाएगा। सोना आसानी से घुल जाता है, गोल्ड इज इजिली सोलेबल इन, गोल्ड इज इजिली सोलेबल इन। किस में आसानी से सोना घुल जाता है, सोना आसानी से घुल जाता है, बताइए बताइए। कोंक HCl, सांद्र HCl में, कोंक HNO3 में। कोंक HNO3 तो हम लोग वो सोना चांदी का जो बिजनेस करते हैं वो साफ करने के लिए, गंदगी बैठ जाता है तो साफ करने के लिए यूज करते हैं। एक्वस केसियन एंड ऑक्सीजन, जलीय पोटासियम साइनाइड और ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज। तो जब HNO3 से सोना कुछ नहीं होगा, HCl से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक्वारिजिया नहीं है, कुछ बच्चा बोल रहे हैं एक्वारिजिया, कुछ बच्चा लिख रहे हैं एक्वारिजिया। अम्लराज, भाई अम्लराज कैसे होगा सोचिए तो, अम्लराज यहाँ दिया है, एक्वारिजिया दिया रहता तब ना। ये देखिए एक्वस केसियन एंड O2, इसमें जो है सोना आसानी से घुल जाता है। एक्वस पोटासियम साइनाइड और ऑक्सीजन में घुल जाता है। कैसे घुल जाएगा, साइनाइड प्रोसेस अभी तुरंत सुने ना, साइनाइड प्रोसेस थोड़ी देर पहले सुने थे ना, थोड़ी देर पहले साइनाइड प्रोसेस सुने थे ना, तो वो सिल्वर के लिए नहीं गोल्ड के लिए भी लागू हो जाएगा। चलिए बिल्कुल शॉर्ट में किए उसको, और थोड़ा सा वहां ऑक्सीजन का भी जरूरत है। चलिए, सोने तथा चांदी के धातु कर्म में धातुओं का निच्छालन साइनाइड आयन से किया जाता है। सोने तथा चांदी के धातु कर्म में धातुओं का निच्छालन, धातुओं का निच्छालन यानी धातु जो हम लोग प्राप्त करते हैं साइनाइड आयन से किया जाता है। अभी तो बोले, एक सेकंड के लिए दिखा, अरे रे हम कहां जा रहे हैं, सॉरी यार, एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज। ये सोना चांदी हो या सोना हो, देखिए यहां
इससे साइनाइड आयन आकर के यहाँ बैठ गया तब ना सिल्वर साइनाइड बना। यदि सोना रहता तो औरम साइनाइड बन जाता, है ना। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि सोना हो या चांदी हो, उसका जो धातुकर्म में धातुओं का निचालन साइनाइड आयन से किया जाता है, उसको साइनाइड में बदल जाता है। सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसको साइनाइड में बदल लिया जाता है। चांदी को बाद में प्राप्त की जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड आयन। सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय, सिल्वर बाद में किसके द्वारा प्राप्त होता है? डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक लिक्वेशन, आसवन से, मंडल परिष्करण से, जिंक के साथ प्रतिस्थापन से, द्राव गलन से। जरा जल्दी से जवाब दीजिए, इस बार आपके हाथ में आंसर है, आंसर आपके हाथ में है, मेरे पास नहीं है। आप जवाब दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लिए, यदि आपको आंसर में दिक्कत है तो हम एक जगह लेके चलते हैं, उसके बाद बताइएगा। बोल रहा है कि पहले तो सोना हो या चांदी, उसको हम लोग साइनाइड से अभिक्रिया करवा दिया, साइनाइड आयन से। बाद में चांदी जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो कैसे, चांदी कैसे प्राप्त करते हैं, चांदी कैसे प्राप्त करते हैं देख लीजिए। अरे भैया यहाँ देखिए ना, जिंक धातु के द्वारा, जिंक धातु के द्वारा यहाँ चांदी प्राप्त हो गया ना, चांदी प्राप्त हो गया ना। तो यही तो, वही तो जवाब था। कहाँ गया भैया? यहाँ है, देखिए तो स्पष्ट है जवाब। डिस्प्लेसमेंट विद जिंक, जिंक अधिक अभिक्रियाशील और चांदी से कम महंगा धातु है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक दे देंगे तो सिल्वर को हटा देगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, जिंक साइनाइड बन जाएगा। देखिए यहां पर हम कितना गलत फॉर्मूला लिखे हैं जिंक साइनाइड का, जिंक साइनाइड का गलत फॉर्मूला हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, करेक्शन कर लीजिए, बैलेंस करना होगा और क्या। चलिए ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया था, तभी खाली जल्दी जल्दी समझाना था। तो जिंक साइनाइड में बदल गया और इधर हमारा प्रतिस्थापन हो गया सिल्वर धातु में। तो वही बोल रहा है कि किसके द्वारा हम लोग उसको प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो गया बोलिए? आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट विद जिंक, जिंक के साथ प्रतिस्थापन से हम लोग जिंक के साथ प्रतिस्थापन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलें, चलें नेक्स्ट आइए। मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है, जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर। सोचिए, जोन रिफाइनिंग बताए हुए हैं। जोन रिफाइनिंग बोले थे धातु का बना एक, माने धातु का बना एक रॉड होता है, उसके ऊपर एक उष्मक हीटर को एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाते हैं, है ना। तो जोन रिफाइनिंग यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, अयस्क के सांद्रण हेतु, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु शोधन हेतु, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, अयस्क के शोधन हेतु। जल्दी बता दीजिए, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? धातुओं के शुद्धिकरण की आधुनिक विधि में दो विधि बताए थे, वन आर्केल प्रोसेस और जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, है ना। तो धातुओं के शुद्धिकरण की ना विधि है। ऐसे इससे मुख्य रूप से जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे मेटलवाइट का हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन विधि हम लोग बोल चुकी है, प्रायः हम लोग मेटलर्जी में यूज करते हैं तो धातु टर्म बोल देते हैं, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह का शुद्धिकरण हम लोग जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से करते हैं, है ना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आइए नेक्स्ट चले, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। वाह, आइए देखिए, विद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है, विद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, दोनों ए और बी, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज विद्युत लेपन में, यानी किसी धातु के प्लेट पर कोई दूसरा चीज का प्लेट चढ़ाने में, विद्युत शोधन माने शुद्ध धातु प्राप्त करने में, दोनों में क्या होगा जल्दी बताइए? विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें करते हैं जल्दी बताइए? दोनों में, वेरी गुड, बोथ बोथ बोथ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग हम लोग विद्युत लेपन में भी करते हैं और विद्युत शोधन में भी। किसी चीज का परत चढ़ाना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं और फिर विद्युत द्वारा उसको शुद्धिकरण तो करते हैं धातु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट।
कॉपर के विद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी मात्रा किस रूप में जमा होती है? इन द इलेक्ट्रोलिफाइनिंग ऑफ कॉपर स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड इज एक्यूमुलेटेड एज। कॉपर का जब आप लोग विद्युत द्वारा शुद्धिकरण करते हैं, शोधन माने शुद्धिकरण, तो बोल रहा है कि थोड़ी मात्रा में सोने की भी थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है। किस रूप में? एनोड मड के रूप में, कैथोड मड के रूप में, कैथोड प्रोडक्ट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। एनोड पंख, कैथोड का उत्पाद, विद्युत अपघटन। बताइए, कॉपर के विद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी मात्रा, गोल्ड माने सोना की थोड़ी मात्रा किस रूप में जमा होती है? जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड, ये तो आप लोगों के दिमाग में ही है। एनोडिक मड, वेरी गुड, एनोड मड, वाह। आंसर क्या हो गया? एनोड मड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलें। आज थोड़ा तेज चल रहा है ना क्लास? आज कोई दिक्कत नहीं ना? फिर बीच में कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं सर हमको ऐप में नहीं जोड़ा गया है। हम फिर बोल रहे हैं कि 29 तारीख तक जो भी बच्चे, 29 नहीं 30 तक शायद, हाँ, जो भी बच्चे भेजे थे उनको शायद जोड़ दिया गया, टोटल को बिल्कुल सबको जोड़ दिया गया है। और उसके बाद जो बच्चे भेजे हैं, तो हमारे ऑफिस में जो बैठते हैं वो बच्चे अभी हैं नहीं, उसके आने के बाद ही हम आपको जोड़ सकते हैं। हमसे संभव नहीं है बाबू, और हम यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। तो आज हम स्पेशली आपका वीडियो बनाने के लिए आए थे। आज 1 जनवरी है और हम 1 जनवरी मनाने नहीं आए। हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, हम एक अपने मित्र थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, उनसे मिलने आए थे, और प्लस आपका क्लास प्रभावित ना हो उसी के लिए हम आए थे। लाइव क्लास हम आपके साथ 5 जनवरी से जुड़ेंगे। यदि हम पहले आ गए तो हम मैसेज कर देंगे, नहीं तो 5 जनवरी से जुड़ेंगे फुल जोश के साथ, और तुरंत कर देंगे। अब है क्या, ऑब्जेक्टिव में कुछ बचा है? सिर्फ सब्जेक्टिव में बहुत सारा लॉन्ग करना है और शॉर्ट करना है। तो हम लोग एक चैप्टर का लॉन्ग शॉर्ट जितना भी था सजेशन का सब ऐप पर करा दिए। अब सेकंड पकड़ेंगे, ठीक है? तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप जब मेरे ऊपर भरोसा किए तो बस थोड़ा सा, आज 2 तारीख हो ही गया, तो बस 3-4 2 दिन का और इंतजार करना है। 5 तारीख से हम लोग भिड़ जाएंगे। तत्काल आपका कहाँ, एक क्वेश्चन तो बीच में निकाल दिए हम, कौन सा, वो नाइट्रिक एसिड का ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तत्काल निकाल दिया बीच में, और इधर एक चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव भी निकाल दिया। ऑब्जेक्टिव के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है, क्वेश्चन बैंक कर ही चुके हैं, ये कर लेंगे, खेला खत्म। अब नेम रिएक्शन और वही जो हमारा चल रहा है वही सब करना है, तो सब साथ साथ कर लेंगे। बस 5 तारीख से भिड़ेंगे तो फाइनल ही कर देंगे, आप चिंता नहीं करिएगा, प्लीज वेट करिए, आप हम पर भरोसा करिए, क्योंकि आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ देख सकते हैं कि हम जल्दी आपको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। विशेष ऐसा ही कंडीशन है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, प्लीज। आइए, ये हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ टर्म हम यूज किए थे, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इज डन बाय। बताइए, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इज डन बाय, बता दीजिए। जोन रिफाइनिंग, हीटिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, हीटिंग इन वैक्यूम, मैंने बोल रहा है कि मंडल परिष्करण, गर्म करके, फेन प्लवन विधि द्वारा, निर्वात में गर्म करके। बताइए, अभी तुरंत बोले थे भैया कि सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर या जो होता है उसका हम लोग, या मेटलवाइड जिसको बोले थे, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन जो है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, वह एक टर्म हो गया धातुओं के शुद्धिकरण की विधि, रियल में वह है किसके लिए, सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह के लिए। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए थे। चले नेक्स्ट की ओर, लीजिए, ओह स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं लीजिए लीजिए, फटाफट लेते चलिएगा स्क्रीनशॉट। हाँ वेरी गुड, चलिए जल्दी जल्दी। कौन क्या लिख रहा है इससे आपको मतलब ना, आप अपना चैट सही करिए, आंसर दीजिए फटाफट और बढ़ते चलिए। आइए, निकेल का शोधन उसके किस यौगिक के उष्मीय अपघटन से होता है? निकेल इज प्यूरिफाइड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स, निकेल का बता दीजिए। हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, अजाइड, कार्बोनिल। निकेल का हम लोग जो प्यूरिफिकेशन करते हैं
उसके किस यौगिक का थर्मल डिकम्पोजिशन करने से, बताइए। निकेल याद है? निकेल के प्यूरिफिकेशन के लिए निकेल को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते थे, टेट्रा कार्बोनिल निकेल बनता था। और टेट्रा कार्बोनिल निकेल को जब हम लोग हिट कर देते थे तब निकेल धातु, शुद्ध निकेल धातु प्राप्त होता था और यह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता था। कुछ याद आया? पढ़े हुए हैं? तो निकेल के लिए अब सोचिए ना कि निकेल का शोधन उसके किस यौगिक के उसमें अपघटन से, ये निकेल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल बोलते हैं ना, तो निकेल का कार्बोनिल से, निकेल के कार्बोनिल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 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 चलते हैं। ये लीजिए, बैलेंस नहीं किए थे यार, ये तो समझाना था। स्क्रीनशॉट हो गया? निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? Which among the following metal is purified by electro refining method? बताइए, किस धातु का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड द्वारा शुद्ध किया जाता है? बताइए तो। एल्युमिनियम, बिस्मथ, उसके बाद क्या है? टीन, लेड। एल्युमिनियम, वेरी गुड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। एल्युमिनियम को विद्युत द्वारा शुद्धिकरण लास्ट में करते हैं ना, एल्युमिनियम के साथ मैंने सांद्रित एल्यूमिना के साथ हम लोग क्या करते हैं? क्रायोलाइट मिश्रित करते हैं, उसके अलावा फ्लोरिस्पार भी मिलाते हैं, तो विद्युत द्वारा उसका शुद्धिकरण करते हैं एल्युमिनियम। नेक्स्ट, वन आर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है, अब तो बता दीजिएगा। Which among the following is refined by one आर्केल प्रोसेस? वन आर्केल प्रोसेस द्वारा किसका शुद्धिकरण करते हैं? बताइए। वन आर्केल प्रोसेस द्वारा बता पाएंगे? वन आर्केल प्रोसेस याद है? दो धातुओं के शुद्धिकरण की आधुनिक विधि दो बताया गया, वन आर्केल प्रोसेस और जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। वन आर्केल विधि से हम लोग टाइटेनियम, जर्कोनियम धातुओं का शुद्धिकरण करते थे। टाइटेनियम का जो बैरल था उसमें आयोडीन से भरा बल्ब को फोड़ते थे, टाइटेनियम जैसे था तो आयोडीन से अभिक्रिया करता था, धातु का टेट्रा आयोडाइड बनाता था और फिर यह फिलामेंट के संपर्क में आता था तो यह टूटता था, तो शुद्ध टाइटेनियम धातु और इधर आयोडीन गैस के रूप में कन्वर्ट होता था। कुछ याद आया? तो ये पढ़ा हुआ है, तो ये बोल नहीं रहा है, मैंने हल्का दिमाग में एक तो रिपीट कर दिया जो बच्चा पढ़े हुए। टाइटेनियम के जगह जर्कोनियम भी ले सकते हैं, तो टाइटेनियम जर्कोनियम का शुद्धिकरण वन आर्केल प्रोसेस द्वारा हम लोग करते हैं। चलें नेक्स्ट की ओर बच्चों, चलें नेक्स्ट की ओर। बहुत अच्छा, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट, फफोलेदार तांबा है, ब्लिस्टर कॉपरिज, बता दीजिए। फफोलेदार तांबा, फफोलेदार तांबा याद है? फफोलेदार तांबा दिमाग में डालते हैं। कॉपर पायराइट अयस्क से जब कॉपर धातु का निष्कर्षण करते हैं तो सबसे अंतिम में जब सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता है, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस भी उसको कहते हैं, जहां पर क्या होता है कि बना हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड शेष बचे क्यूप्रस सल्फाइड द्वारा द्रवित तांबा धातु में बदलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और ये जो द्रवित तांबा धातु प्राप्त होता है इसी को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर लास्ट में होगा। ये जो ब्लिस्टर कॉपर है, फफोलेदार तांबा, कुछ याद है? वो रियल में 98% लगभग शुद्ध होता है, 98%। लेकिन यहां पर 98 यानी 2% अशुद्धि होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया। इम्प्योर कॉपर, कॉपर एलॉय, कॉपर का मिश्र धातु होगा। बोला फफोलेदार तांबा जो है, बोल रहा है कि या तो अशुद्ध तांबा है, ऐसे लग रहा है कि अशुद्ध तांबा है, तांबा तो आया फफोलेदार तांबा, ब्लिस्टर कॉपर, लेकिन अशुद्ध तांबा है, लग रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अभी पहले देखते हैं।
तांबा का मिश्र धातु है, प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर तो नहीं है, इसके बाद इसको विद्युत द्वारा शुद्धिकरण करते हैं तब 99.9% शुद्ध तांबा धातु प्राप्त होता है, पढ़ा हुआ है। कॉपर हैविंग 1% इम्प्यूरिटीज, तांबा में 1% अशुद्धि हो, वेरी तो 2% बोलते हैं, 98% लगभग शुद्ध बोलते हैं इसको। यदि 1% भी दिया है तो यही हम लोग मान के चलेंगे, कॉपर हैविंग 1% इम्प्यूरिटीज, कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि हो, कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि हो। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 7-8 क्वेश्चन और है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं बच्चों। ये लीजिए, देखिए किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल कैन नॉट बी डन बाय मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस तो है भाई, धातुओं के शुद्धिकरण की तो यह विधि है मॉन्ड प्रोसेस। वन आर्केल प्रोसेस यह भी है। अमलगेशन मेथड और लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन से अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि यदि किसी धातु का गलनांक अशुद्धि से कम हो तो धातु को उसके गलनांक पर गर्म करके द्रवित कर लेंगे तो अशुद्धि अलग हो जाएगा, जिसको कहते हैं लिक्वेशन मेथड। अमलगेशन क्या हुआ ना, धातु का अमलगम बनाना, धातु की अभिक्रिया, हम लोग धातु पर क्या डाल दे, मरकरी का लेयर दे दे, वो हो गया अमलगम। तो अमलगेशन मेथड है ना, अमलगमेशन मेथड जो है ये आपका जो है ये धातु के माने अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की यह विधि नहीं है, ठीक है। अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की यह विधि नहीं है। इस विधि द्वारा तो हम लोग मिश्र धातु बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए निकेल धातु का जो हम लोग शुद्धिकरण किए, अभी जो थोड़ी देर पहले निकेल धातु का शुद्धिकरण किए, टेट्रा कार्बोलिन निकेल बनाए, वही ना था मॉन्ड प्रोसेस। ये जो किए थे निकेल धातु का जो शुद्धिकरण किए थे, यही तो मॉन्ड प्रोसेस था, तब ना हमारा धातु शुद्ध हुआ। निकेल धातु अशुद्ध था, शुद्ध निकेल धातु प्राप्त होती, यही मॉन्ड प्रोसेस है, यही तो मॉन्ड प्रोसेस है। तो लिखा हुआ किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता है। मॉन्ड प्रोसेस से निकेल का शुद्धिकरण, वन आर्केल प्रोसेस भी जान चुके हैं, टाइटेनियम जर्कोनियम वगैरह के लिए लिक्वेशन भी जान चुके हैं, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। व्यवसायिक लोहा बोल रहा है, मैंने ज्यादा मुनाफा के लिए, मैंने हम लोग बाजार में जो यूज करते हैं। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, रॉट आयरन, स्टील, इस्पात, पिग आयरन, कच्चा लोहा। बोलिए व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन है, बताइए कौन सा लोहा सबसे ज्यादा हम लोग व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। ढलवा लोहा नहीं बोलिएगा, ढलवा लोहा तो टूटने का डर रहता है, चापाकल वगैरह का जो बड्डी बनता है। पिटवा लोहा जिससे नट बोल्ट वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज हम लोग बनाते हैं, ये थोड़ा मजबूत होता है, इसके तुलना में तो कुछ ज्यादा मजबूत होता है। तो क्या होगा, रॉट आयरन, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलें, स्क्रीनशॉट। व्यवसायिक लोहा के रूप में हम लोग यूज करते हैं रॉट आयरन को। चलिए नेक्स्ट 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 देखिए, निम्न में से किस विधि से तांबा धातु का शोधन किया जाता है। कमर्शियल सॉरी यार, कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, नन। बता दीजिए किस विधि से तांबा धातु का शुद्धिकरण करते हैं। विद्युत अपघटन शोधन, मंडल परिष्करण, वर्णलेखी, नन। वाह शाबाश, वेरी गुड, वाह एकदम जबरदस्त फॉर्म में आ गए आप लोग, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वाह देखिए तो जबरदस्त आंसर आ रहा है, शाबाश। तांबा धातु का लास्ट में हम लोग शुद्धिकरण करते हैं ना, फफोलेदार तांबा होता है, वो अशुद्ध धातु की मोटी मोटी छड़ एनोड के रूप में, शुद्ध धातु की एक पतली छड़ कैथोड के रूप में लेकर के तब दूध धारा प्रवाहित करते हैं, तो शुद्ध तांबा धातु हमारा कैथोड पर एकत्रित होता है, जो 99.9% लगभग शुद्ध होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द्वारा। नेक्स्ट चले, देखिए उच्च शुद्धता वाले बोरोन तथा सिलिकॉन को प्राप्त किया जाता है। बोरोन एंड सिलिकॉन of very high purity can be obtained through vapor phase refining, electrolytic refining, liquefaction, zone refining। बताइए भैया,
बोरोन सिलिकॉन, अरे भैया हम तो बोल ही चुके हैं कि कोई भी उपधातु है, उपधातु का शुद्धिकरण का विधि आपको बता चुके हैं, उपधातु का शुद्धिकरण का विधि है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम बोले थे तो बोरोन भी तो वही है। क्या बोले थे, उपधातु पकड़ने का क्या तरीका बताएं, बताइए तो। बच्ची, सीता, गीता, आस्था सब ट्यूशन पढ़ने आती है, ये सब मेटलॉइड उपधातु। बच्ची, सीता, गीता, आस्था सब ट्यूशन पढ़ने आती है। तो देखिए बोरोन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, आर्सेनिक भी है। तो हम सिलिकॉन जर्मेनियम थोड़ी देर पहले बोले, मान लीजिए इसमें जर्मेनियम तो दे दिया, और सॉरी सिलिकॉन तो दे दिया और बोरोन दे दिया, जर्मेनियम नहीं दिया, बोरोन, तो क्या हो गया, सब तो मेटलॉइड उपधातु है। तो जोन रिफाइनिंग, क्षेत्र परिष्करण, क्षेत्र परिष्करण, मंडल परिष्करण भी इसी को कहते हैं, मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण। ठीक है, चले नेक्स्ट की ओर चलें, हो गया, ये सब मेटलॉइड है भाई। उपधातु जिसको कहते हैं, स्थिर होकर के फ्री माइंड में पढ़िए, आपकी तैयारी लगभग है, हमको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा देना है, ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं आप एकदम लगभग तैयार रहिए कि इतना कर लेते हैं तो आपको फिर कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। और एक जगह स्थिर होकर के पढ़ाई करिए, 5 जगह पढ़ाई करिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लैंग्वेज पर खास करके लॉन्ग शॉर्ट तो कहीं एक ही जगह पढ़िए, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी फायदा उठा सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा चीज, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट के लिए आपको स्थिरता बरतना, जहां पढ़ना है एक जगह पढ़िए, नहीं तो अभी के समय में यदि 4 जगह पढ़िएगा, जहां मैंने बात वही होगा लेकिन लैंग्वेज में डिफरेंस आने पर आपको दिक्कत हो जाएगी। अपना स्थिरता बरतिए। चलिए नेक्स्ट चलें। कांसा एक मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, जल्दी बताइए कांसा क्या चीज का मिश्र धातु है, जल्दी बताइए। कांसा, 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 ब्रॉन्ज क्या चीज का मिश्र धातु है, जल्दी से बच्चों। वेरी गुड, कॉपर और टीन का, वाह, कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु, वेरी गुड। चले नेक्स्ट की ओर। हाँ, बहुत अच्छा, जबरदस्त, लीजिए स्क्रीनशॉट। कभी कभी तो लगता है कि आज यदि आपका एग्जाम हो जाए तो आप बाजी मार जाइएगा, देख करके भी लगता है कि आपका परफॉर्मेंस की नहीं, जब एग्जाम हो जाएगा तो आप एकदम बाजी मार जाइएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ हमको रिवीजन कराना है, अब हमको करना क्या है। चलिए, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जल्दी बता दीजिए। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर, वेरी गुड। कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकेल। आजकल वो आपको ग्लास वगैरह बहुत सारा मिलता है, पॉलिश किया हुआ, लगेगा चांदी के तरह देखने में, चांदी के तरह एकदम, ठीक है, चांदी के तरह लगेगा, लगेगा चांदी का ग्लास है, ठीक है। तो वो चांदी का ग्लास नहीं, वो जर्मन सिल्वर। पेन वगैरह मिलेगा सोना चांदी के दुकान में, 100 रुपये में मिल जाएगा पेन। आप जो टीचर्स डे वगैरह में टीचर को गिफ्ट करते हैं किन्हीं को, 100-125 में मिल जाता है, बोल देता है कि चांदी का है, तो वो जर्मन सिल्वर रहता है, चांदी के तरह ही रहता है, तो जर्मन सिल्वर, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा महंगा पेन चांदी का भी मिल जाए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलें। ये लीजिए बच्चों, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। इसमें क्या है, जल्दी जवाब दीजिए। मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, गाड़ दीजिए मिट्टी में, कहीं गाड़ दीजिए, 2, 4, 10 साल, 100 साल, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा तो मुक्त ही ना। सोना नहीं, नानी दादी लोग छिपा के भी रख सकती है कहीं भी, लेकिन फिर भी निकालती है तो वैसा ही रह जाता है, क्या शादी ब्याह में गिफ्ट करने के लिए निकालती है। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हो गया। कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, प्रेजेंट इन एक्सेस एज इंप्यूरिटी इन पिग आयरन। भैया लोहा का आपको कई रूप बताए हुए हैं, पिग आयरन क्या कोई भी, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, जिसको कहते हैं रॉट आयरन, कास्ट आयरन, सब आयरन जान चुके हैं।
स्टील भी जान चुका हूं, उसमें भी यही तत्व रहता है। किसी में भी पूछेगा तो कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? Which element is present in excess as impurity in pig iron? क्या होगा? कार्बन सबसे ज्यादा शुद्धि के रूप में क्या रहता है? कार्बन। कार्बन। चले नेक्स्ट, आप लोगों का सही जवाब आ रहा है कार्बन। ऑप्शन था फॉस्फोरस, मैंगनीज, कार्बन, सिलिकॉन। क्या होगा आंसर? कार्बन। चलिए नेक्स्ट 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 लीजिए। थर्माइट विधि में अपचायक होता है। इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। थर्माइट प्रोसेस में हम लोग किसी भी कोई भी ऑक्साइड है उसमें क्या मिलाते हैं जो कि अपचायक का काम करता है? धातु, माने धातु से ऑक्सीजन हट जाता है और हमको धातु प्राप्त हो जाता है। तो थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करे, खुद का ऑक्सीडेशन करे। बोलिए। थर्माइट यार, थर्माइट विधि में क्या करते हो? उच्च ताप पर गर्म करते हो। निकेल है, उसके बाद यहां देखो क्या है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यार, एल्यूमिनियम 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 मिला के गर्म करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन करके निकल जाता है और इधर हमारा धातु प्राप्त हो जाता है। पढ़े हुए हैं क्या? नहीं। एल्यूमिनियम, थर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनियम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन संभवतः, हाँ लास्ट होगा। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। अंत भला तो सब भला। इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के जवाब दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के जवाब दे दीजिएगा, तब मान लेंगे कि आप लोग एकदम बहादुर हैं। ठीक है। किसके धातु कर्म में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है? एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ लेड, सिल्वर, क्रोमियम, नन ऑफ दीज। बता दीजिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो मध्य का धातु है, जैसे क्रोमियम है, मैंगनीज है, इन सभी का जो हम लोग रिडक्शन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? एल्यूमिनियम के द्वारा। उसी को तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, उसी को तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। याद आया? यहां से क्या होगा? वही अभी थोड़ी देर पहले वही सेम टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर क्रोमियम हम जान के नहीं दिए थे कि अगला क्वेश्चन यदि आएगा तो हम एक तरह का 2-3 क्वेश्चन उस ढंग का दिए हैं ताकि वहां पर आउट हो जाता ना क्वेश्चन, इसीलिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्रोमियम हो गया, यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस वैलेंस अपना करते रहिएगा। देखिए तो क्या होगा? किसके धातु कर्म में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है। इसी तरह मैंगनीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आप इतना सा क्वेश्चन को जरूर घुमा फिरा करके पढ़ लीजिए, इसी में से घुमा फिरा करके पूछता है। ठीक है। तो आप प्लीज इसको कर लीजिएगा और इसी से लगभग क्वेश्चन रहता है। और आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है यदि क्लास से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट में, आप असंतुष्ट हैं तब भी लिखिए, संतुष्ट हैं तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और पसंद है क्लास तो लाइक जरूर करिएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि पसंद है क्लास तो लाइक जरूर करिएगा। और जो भी क्लास में जो आपको लगे प्रॉब्लम, वो कमेंट में निगेटिव पॉजिटिव जो आपको बुझाए जरूर लिखिएगा। और हम बस अब जो है मैंने आज 2 तारीख हो गया, 3 और 4 दो दिन आप डिस्टर्ब रहिएगा, 2 दिन डिस्टर्ब रहिएगा, 2 दिन वेट कर लीजिए। इतना दिन वेट किए, 2 दिन वेट करिए। हम लोग तो डेली क्लास चल ही रहा था। और उसके बाद 5 तारीख से, क्योंकि हम 4 को होगा तो रात में हम ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, 4 को ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट सेशन जो हमारा चल रहा था, सब्जेक्टिव सेशन 3 बजे दिन में ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो 5 तारीख से होगा। ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट सेशन 5 तारीख से होगा। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव कल सिर्फ नहीं होगा, कल 3 तारीख है, कल नहीं होगा। और 4 तारीख से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा रात में इसी समय। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट। जाइए, खाइए पीजिए, थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। थोड़ा सा अब जॉली मूड में, अब माइंड में टेंशन लेकर के एग्जाम का तैयारी करिएगा नहीं होगा। बस रह गई बात, वो लॉन्ग शॉर्ट हम रिवाइज करा देंगे। क्यों चिंता करते हो यार? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।